हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आरओ का एग्जाम आपका 22 दिसंबर को होने वाला है। हालांकि पीसीएस एग्जाम की डेट आपकी आगे पोस्टपोन कर दी गई है, अभी उसकी क्लियर डेट आपके सामने नहीं आई। तो तब तक आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज देते रहिए, लगातार सीरीज को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। चाहे पेपर पीसीएस का आपको अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, पेपर आपको देना ही है। वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल भी ढील आपको नहीं देनी। तो आरओ का ये टेस्ट नंबर 7 होगा आपके सामने। इसमें 140 प्रश्न होंगे। पूरा वीडियो आप अवश्य देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो साथी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस नंबर पर प्राप्त कर दी जाएगी। तो आप 9058 96 11 28 पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आइए आज के टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने होगा। पहला प्रश्न है कि ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक शब्द दिया गया है यहाँ पर ट्राइफेड। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद। अब बात करें इस ट्राइफेड की तो इसके बारे में आपको दो कथन दिए गए, आपको इन कथनों को पढ़ के बताना है। पहला है कि यह जनजातियों को शोषण से बचाती है। दूसरा कि यह गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का एजेंट है। यहाँ पर दो कथन दिए गए। पहला कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही दिया गया है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न अगर और पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई ट्राइफेड की, तो इसके जब भी दोस्तों आपसे स्थापना पूछी जाए तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं स्थापना, क्योंकि ये एग्जाम में आपके में पूछी जा सकती है। तो स्थापना इसकी की थी 1987 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसके प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। यहाँ पर देखिए एम एस स्वामीनाथन दिया गया है, जबकि बात किसकी कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि डॉक्टर जो एम एस स्वामीनाथन है इनका संबंध हरित क्रांति से है। कहाँ से है, याद रखेंगे, इनका संबंध हरित क्रांति से है। ठीक है, तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड से फिर किसका संबंध है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, किसका संबंध है, वर्गीज कुरियन नाम के जो व्यक्ति हैं उनका इससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से। दूसरा है यह विश्व का सबसे बड़ा समविष्ट डेयरी विकास कार्यक्रम है। तो दूसरा कथन आपका सही है, पहला गलत, इसीलिए विकल्प नंबर बी आप टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बने। ये कथन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। विकल्प आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब होगा, ये जो कथन दिया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन का है। तो विकल्प नंबर आप ए टिक करेंगे और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन और कारक के रूप में दिया गया है। पहले आप कथन पढ़ें। कथन है कि जहांगीर ने सप्ताह में 2 दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। कारण है कि जहांगीर हिंदुओं की भावनाओं का आदर करता था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए पहला जो दिया गया कि जहांगीर ने सप्ताह में 2 दिन पशुओं पर पाबंदी लगा दी थी, तो ये कथन बिल्कुल आपका सही दिया गया। एक जहांगीर था और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था अकबर। ठीक है, जहांगीर और अकबर इन दोनों ही व्यक्तियों ने पशु हत्या पर 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दी थी। वो 2 दिन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से वो 2 दिन थे। तो एक दिन था दोस्तों आपका रविवार वाला दिन। ठीक है, एक दिन था आपका रविवार और दूसरा दिन था आपका गुरुवार। ठीक है, कौन कौन से 2 दिन थे, तो एक रविवार का दिन था और दूसरा दिन था दोस्तों गुरुवार। अब इन दोनों ही दिन क्यों पाबंदी लगाई, तो इसके पीछे रीजन था दोस्तों कि जो गुरुवार के दिन था, तो गुरुवार वाले दिन तो जो जहांगीर था इसको गद्दी प्राप्त हुई थी गुरुवार वाले दिन, और अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रविवार वाले दिन। इस वजह से इन दोनों दिन पाबंदी लगाई जाती थी। दूसरा कि जहांगीर हिंदुओं की भावनाओं का आदर करता था, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर जरूरी नहीं था। सही विकल्प ऑप्शन नंबर क्या होगा, केवल कथन एक सही होगा। तो विकल्प की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कथन एक सही है, आर गलत है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस जनपद में आता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखेंगे दोस्तों, एक जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, एक तो ये आपको ये पता होना चाहिए किस धर्म के लोगों के लिए ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये सीतापुर जनपद में आता है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सीतापुर जो है वो किस नदी के तट पर आता है।
ठीक है, आप बताएंगे कमेंट करके सीतापुर किस नदी के तट पर आता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ बीमा कंपनियां दी गई हैं और दूसरी तरफ मुख्यालय दिए गए और आपसे पूछा गया दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे पहला दिया गया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इसका जो हेडक्वार्टर दिया गया वो दोस्तों कोलकाता में दिया गया, तो ये बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर दिया गया है वो आपका मुंबई में दिया गया है, तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसका जो हेडक्वार्टर दिया गया दोस्तों वो आपका दिल्ली में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए क्या, मुंबई होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सभी साथीगण, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अगला यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में, तो ये सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी गलत था, बाकी सभी सही थे। अगला प्रश्न है मुद्रा संकुचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सातवां प्रश्न है, पहला विकल्प है कि ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, दूसरा है वस्तुओं के मूल्य कम होने लगते हैं। अब आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला जो विकल्प दिया गया मुद्रा संकुचन के बारे में, पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया की नींव रखने वाले में नहीं थे। तो जब ये न्यायिक प्रक्रिया की नींव रखी गई थी उस समय कौन कौन से न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। चार विकल्प दिए गए। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, यहाँ पर दिया गया है हीरालाल जेकरिया। तो हीरालाल जेकरिया के बारे में आपने एक प्रश्न अवश्य देखा होगा कि ये हमारे देश के जब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये स्वतंत्र भारत के और फर्स्ट कौन थे, यहाँ पर फर्स्ट न्यायाधीश थे। वो भी कैसे न्यायाधीश, वो भी कैसे दोस्तों, तो याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, तो दूसरा दिया गया वी आर कृष्ण अय्यर, ये इसके सदस्य थे। पी एन भगवती, ये भी इसके सदस्य थे, और ओपी चिन्नप्पा रेड्डी, ये भी सदस्य थे। तो कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं था, यानी हीरालाल जेकरिया ये एक तरीके से समझे कि जो भारत में न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत आया, यहाँ पर जो दिया गया न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत आया उसके ये मेंबर नहीं थे। और ये सिद्धांत कब आया, तो याद रख लेना दोस्तों 1970 में ये सिद्धांत आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने कि उच्च न्यायालय के पास कौन सा एक अधिकार नहीं होता, बताइए। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए और पूछा कि इनमें से कौन सा एक अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए। जैसे पहला दिया गया रिट क्षेत्राधिकार, तो उच्च न्यायालय के पास होता है दोस्तों। दूसरा दिया गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो ये भी उच्च न्यायालय के पास होता है। तीसरा दिया गया परामर्शी क्षेत्राधिकार, तो दोस्तों जो परामर्शी क्षेत्राधिकार दिया गया है ये आपका किसके पास होता है, तो ये उच्चतम न्यायालय के पास होता है, या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो विकल्प नंबर सी गलत हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति ये भी आपका उच्च न्यायालय के पास होता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से किसके भर्ती एवं सेवा संबंधी मामलों को देखता है। अब यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए, आप बता सकते हैं किसके देखता है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पहला दिया गया अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसको देखता है। दूसरा दिया गया केंद्रीय लोक सेवाएं, तो केंद्रीय लोक सेवाओं को ये भी देखता है। तीसरा संसद सचिवालय के कर्मचारी, तो इसको ये नहीं देखता, तो इसीलिए सही जवाब होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्ले डार्लिंग क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन के लिए जाना जाता है। तो ये जो मर्ले डार्लिंग जो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, उसका ये क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, भेड़ पालन होता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का मर्ले डार्लिंग क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो चावल की बात करा जो कि गलत हो जाएगा। ये जो क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों, ये गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, याद रखेंगे गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसीलिए विकल्प नंबर दूसरा गलत होगा। सही विकल्प होगा केवल ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से देखते रहें। नीचे जनगणना के आधार पर आपको लिंगानुपात बताना है। ठीक है, बोला कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखेंगे नहीं का प्रयोग किया गया है। जैसे 1981 की बात की जाए तो 1981 का जो लिंगानुपात था वो आपका कितना दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये दिया गया है 934। ये जो लिंगानुपात है बिल्कुल सही दिया गया है। 1991 का लिंगानुपात यहाँ पर 931 दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। 1991 का जो लिंगानुपात दोस्तों वो 927 था। ठीक है, कितना था, 927। 2001 का 933 और 2011 का 943।
ये सभी विकल्प आपके सही हैं। विकल्प नंबर बी आपका गलत था। तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 2011 में कितना है लिंगानुपात, 2001 में कितना है। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ष में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात देखा गया है? यानी वो कौन सी जनगणना थी जब सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में देखा गया था? तो विकल्प आपके सामने है, एक एक करके सभी पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 1981 की। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात देखा गया था दोस्तों वो 962 देखा गया था उस समय। उसके बाद 1991 की बात की जाती है, यहाँ पर जो लिंगानुपात देखा गया था वो 945 देखा गया था। और 2001 की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर जो लिंगानुपात था वो 927 देखा गया। और 2001 की अगर 2011 की बात की जाए तो यहाँ पर जो लिंगानुपात दर्ज किया गया है वो 919 दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार हमसे पूछा गया कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ देखा गया, तो आप टिक करेंगे 2011 में सबसे कम लिंगानुपात देखा गया है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 14 कि विश्व के प्रमुख वन वायुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प आपके सामने है कि उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन वायुम क्षेत्र में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों इनमें देवदार के वृक्ष नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं रोजवुड के, ठीक है, एक तो रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं, और दूसरे यहीं पर वृक्ष पाए जाते हैं उनका नाम है महोवनी, ठीक है, महोवनी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी पूछा जाए उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन वायु में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे रोजवुड और महोवनी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि सवाना वन क्षेत्र वायु में लगभग 4 से 5 मीटर लंबी हाथी घास पाई जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए विकल्प क्या होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा कथन सही है। आगे बढ़ेंगे, हलाला हॉलीडेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए हलाला हॉलीडेज क्या है। चलिए बढ़ते इसके ऑप्शन की तरफ। पहला कि इसका संबंध ऐसे स्थानों से है जहां मुस्लिम पर्यटन अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से समझौता किए बगैर जा सकते हैं। तो पहला हलाला हॉलीडेज के बारे में दिया गया, तो ये पहला बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरा ग्लोबल मुस्लिम ट्रेवल इंडेक्स 2023 के अनुसार हलाला ट्रेवल व्यवसाय में शीर्ष स्थान पर इंडोनेशिया और दूसरे नंबर पर मलेशिया को रखा गया है। तो ट्रेवल व्यवसाय के मामले में शीर्ष स्थान इंडोनेशिया का और दूसरा किसका है, मलेशिया का। ये भी कथन आपका सही है, तो इसीलिए दोनों कथन सही होंगे। विकल्प नंबर पहले को आप टिक कर देंगे। ये इंडेक्स आपको याद रखना है, ठीक है, कि ग्लोबल मुस्लिम ट्रेवल इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन है, इंडोनेशिया, और नंबर 2 पर मलेशिया। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स खेती के बारे में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर खेती दी गई है हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि यह खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पानी में पौधों को उगाने की तकनीकी है, ठीक है। और दूसरा दिया गया कि इस आधुनिक खेती को सबसे पहले भारत द्वारा अपनाया गया था। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका प्रयोग कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये समझें कि इस आधुनिक खेती जिसे सबसे पहले जो अपनाया गया था वो इजराइल ने अपनाया था, ना कि भारत ने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, ठीक है, इजराइल। क्योंकि पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स खेती सबसे पहले कौन से देश ने अपनाई, ये दोस्तों इजराइल ने अपनाई थी। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। गलत क्या है, भारत की जगह इजराइल होना चाहिए। अब बात करें इसके सही विकल्प की, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ें कि INS कदमवंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि INS कदमत जो नाम दिया गया, ये नाम कदमत क्यों दिया गया है, क्योंकि एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप पर एक द्वीप पाया जाता है जिस द्वीप का नाम है कदमंत द्वीप। तो इसी लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर INS कदमंत नाम रखा गया है। अब इसके बारे में देखिए प्रश्न पूछा गया है कि यह स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्टील्थ पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत है। तो ये तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है कि इसमें सोनार, देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया, सोनार सेंसर प्रणाली और स्वदेशी 3D वायु निगरानी रडार रेवती शामिल है। यहाँ पर ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या शामिल है, रेवती शामिल है। तो दोनों ही विकल्प सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर देंगे कि दोनों के दोनों विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अम्ल वर्षा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है, और दोनों ही विकल्प आपके बहुत ही अच्छे हैं। बताइए अम्ल वर्षा के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये कह रहा है कि यह मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो ये विकल्प आपका सही है। दूसरा कि इसके कारण मिट्टी का pH मान बढ़ जाता है। याद रखेंगे जब भी अम्ल वर्षा होगी तो मिट्टी का जो pH मान होगा वो बढ़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा, याद रखेंगे घट जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसीलिए पहला विकल्प आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिवस दिए गए और दूसरी तरफ आपकी तिथियां दी गई। जैसे बात करें यहाँ पर पहला जो दिवस दिया गया वो कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस। तो ये जो दिवस मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, ये दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 जून को। वही अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, ये हर वर्ष 1 दिसंबर को। और विश्व मृदा दिवस, ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप इसको सुमेलित करेंगे और दिए गए विकल्प के माध्यम से आप इसका टिक कर देंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में आता है? अब देखिए, आपने जब भी प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो 2 शब्द देखने को मिलेंगे, एक आपका मांडी और एक शब्द आपको देखने को मिलता है मांडा। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। जब भी मांडा पूछा जाए तो मांडा के लिए आप टिक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। मांडा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर मांडी की बात की जाए तो मांडी आपके उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है? याद रखेंगे साथीगढ़, ये उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उस जिले का नाम भी आपसे पूछा जाता है, उस जिले का नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मुजफ्फरनगर जनपद में देखने को मिलता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निकोलो कांटी कौन था? बता सकते हैं, 21वां प्रश्न है कि निकोलो कांटी कौन था। याद रखेंगे दोस्तों, जो निकोलो कांटी था ये इटालवी यात्री था, या एक तरीके से कह सकते हैं इटली का यात्री था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब ये यात्रा कब की थी? तो वो डेट भी आपसे पूछ लेता है। ये यात्रा की थी 1420 में। याद रखेंगे निकोलो कांटी कौन था? एक यात्री था इटली का, और इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी 1420 में। और इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बातें की हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने लेख में लिखा है। और ये कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो दीवारें हैं वो पहाड़ों जितनी ऊंची हैं और अपने आधार पर घाटी को समाये हुए हैं। तो कई सारी बातें इसने अपने उल्लेख में की हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ क्रांति दी गई है और दूसरी तरफ उत्पादक दिए गए हैं। जैसे क्रांतियां दी गई तो आप यहाँ पर 4 क्रांति दी गई है, इनका संबंध समझेंगे। जैसे खाकी क्रांति पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो खाकी क्रांति का जो संबंध है वो दोस्तों चमड़ा उद्योग से है। किससे? चमड़ा उद्योग से है। वहीं गुलाबी क्रांति का संबंध पूछा जाता है तो इसका संबंध आपका दोस्तों प्याज उद्योग से है। अगर विकल्प में प्याज उद्योग ना हो, यहाँ पर आप झींगा भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या? झींगा को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि गुलाबी क्रांति से ही झींगा उत्पादन भी होता है। आगे स्वर्ण क्रांति में बागवानी, बिल्कुल सही दिया गया, इसका भी संबंध यहीं से हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन, अगर ये विकल्प में ना हो तो एक टमाटर भी आता है इसी में। ठीक है, टमाटर। तो ये सभी के सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों को चारों क्रांतियां सही सुमेलित हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया के बारे में कौन सा एक कथन सही है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है, आप बता सकते हैं चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिए गए। पहला, आधारभूत संरचना में निवेश से विकास को तीव्रता मिलती है, गलत विकल्प है ये आपका। दूसरा, मुद्रा की निरंतर आपूर्ति बाजार में मुद्रास्फीति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, नियोजित नीति, ये भी गलत हो जाएगा। अगला, गरीबी अधिक गरीबी को बढ़ावा देती है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से एक चक्र है और यहाँ से किसान ने अपनी खेती चालू की, खेती करता हुआ आया, उसने जमीन को बोया। ठीक है, समझना इसको, क्योंकि उसने जमीन को बोया, उसके बाद फसल लगी, फसल लगने के बाद फसल पकने को आई, फसल पकने को आई, उसी टाइम भयंकर बारिश हुई और उसकी फसल क्या हुई? नष्ट हो गई। तो पहले से भी किसान गरीब होता है और जब इतना कार्य होगा तो दोबारा से भी वो गरीब हो जाएगा। तो इस प्रकार इसी को कहा जाता है चक्रीय संचय, यानी गरीबी अधिक गरीबी को बढ़ावा देती है, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध क्या है या उद्देश्य क्या है? ये एक योजना है, इसके बारे में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध क्या है या उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प दिए गए। ऊर्जा की बात कर रहा है तो आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं कि ऊर्जा का संबंध किससे हो सकता है। बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला दिया गया कि प्रत्येक घर तक सौर पैनल पहुंचाना, ये गलत है, इसका संबंध नहीं है। बिजली निर्माण में पराली के उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे ये वाला प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का जो संबंध दिया गया है वो किससे दिया गया है? राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करना।
अब देखिए ये क्या निर्णय, इस उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में लगभग 50 जिलों में इसको प्रारंभ किया जाएगा। कितने जिलों में? 50 जिलों में इसको प्रारंभ किया जाएगा। तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से उच्च न्यायालय के बारे में। पहला है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो 1862 में किया गया था। दूसरा कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। तो पहला विकल्प भी सही है और दूसरा विकल्प भी सही है, क्योंकि एक एक्ट आया था 1861 का, उच्च न्यायालय एक्ट 1861, और इस एक्ट के माध्यम से ही भारत में 3 उच्च न्यायालयों का एक साथ गठन किया गया था। वो 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? एक था आपका देखिए मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है। एक था आपका इसी में अगर दूसरा देखा जाए तो कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय। और तीसरा था आपका दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय। तो इन 3 उच्च न्यायालय का गठन एक साथ किया गया था 1862 में। एक्ट आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ये कार्य किया गया था। वर्तमान में कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। अब आप एक क्वेश्चन और बताइए कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे सभी साथीगण 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए स्थान दिए गए, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो स्थान है ये किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प 2 को टिक करेंगे। मैनचेस्टर की बात की जाए तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, इसको आप यहाँ टिक करेंगे। ओसाका की बात की जाए तो ओसाका जापान का शहर है और ये जलपोत के लिए जाना जाता है, तो आप इसको यहाँ टिक करेंगे। और डॉर्टमंड की बात की जाए तो दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, तो आप इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इसी प्रकार स्थान को उद्योग से सुमिलित करेंगे और इसका सही जवाब टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखें कि सेंट पीटर्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है, मैनचेस्टर किसके लिए, और ओसाका किसके लिए, और डॉर्टमंड किसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आप अभिकथन और कारण को पढ़ेंगे, उसके बाद सही जवाब देंगे। पहला है कि उच्च भूमियों पर लाल मृदा बाजरा आलू एवं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो जो पहला कथन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि जो उच्च भूमियां होती हैं, ठीक है, पर जो लाल मृदा है उसमें बाजरा आलू और मूंगफली के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। तो पहला कथन सही होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कह रहा है कि लाल मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, जो लाल मृदा होती है उसमें जो मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन फास्फोरस की वो अधिक ना पाकर क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कि पहला सही और दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में 2 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया कि पीतल उद्योग उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो पहला विकल्प सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरा कि अलीगढ़ मुरादाबाद एवं अयोध्या पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पीतल की मूर्तियों के लिए अलीगढ़ के देखिए ताले आपने पढ़े होंगे, मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है और अयोध्या में भी पीतल की मूर्तियां बनती है। इन तीनों ही जिलों में पीतल का काम होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि पहला कथन दिया गया वो भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अब याद रखेंगे पीतल उद्योग की बात कर रहा है तो अलीगढ़ मुरादाबाद अयोध्या तीनों ही होंगे, और अगर आपके ऑप्शन में मथुरा देखने को मिल जाता है तो वो भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है नीचे कथन दिए गए हैं और 4 में से आपको बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा जोड़ा या युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुसंधान और दूसरी तरफ शहर दिए गए हैं, बताइए। चलिए एक एक करके आपके सामने आते हैं सभी और बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे पशु जैविक औषधि संस्थान। तो पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में, तो पहला सही है। दूसरा नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका आपका झांसी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका प्रयागराज में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये आपका दोस्तों मेरठ में, जब यहाँ पर आगरा दिया गया तो आपका गलत हो जाएगा। वैसे मेरठ का एक शहर है जिसका नाम है मोदी नगर, ठीक है। कौन सा? मोदी नगर, ये मोदी नगर में देखने को मिलता है और जिला पूछा जाए तो आपका मेरठ हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत था, बाकी सभी सही थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए मोदीपुर की मोदी नगर की जगह मोदीपुर करेंगे, क्योंकि मोदी नगर गाजियाबाद और मोदीपुर आपका मेरठ में हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि रेड सैंड बोआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है, तो इसके बारे में देखिए समझेंगे। यह एक गैर विषैली सर्प प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क भागों में पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे, ये जो रेड सैंड बोआ है ये एक तरीके का सर्प है। ठीक है, कैसा? गैर विषैला सर्प है, तो पहला विकल्प आपका सही। और ये कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे, शुष्क भागों में पाया जाता है। दूसरा है कि यह एक रात्रिचर प्रजाति है जो अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे व्यतीत करता है। ये भी विकल्प आपका सही है। तो रेड सैंड पोआ के बारे में दोनों विकल्प सही है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों कथन सही होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया गया है माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में। यह एक प्रकार का जीवाणु जनित संक्रमण है जो पशुओं से व्यक्तियों में तेजी से फैलता है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि माइक्रोप्लाज्मा जो निमोनिया है ये पशुओं से व्यक्तियों में नहीं फैलता, ये व्यक्तियों से व्यक्तियों में फैलता है। ठीक है, किससे? याद रखेंगे, ये व्यक्तियों से व्यक्तियों में फैलता है। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि कोविड जो फैला था वो व्यक्तियों से व्यक्तियों में फैला था, सेम उसी प्रकार माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया होता है। हालांकि इसका इतना प्रकोप नहीं होता जितना उसका प्रकोप था। दूसरा कि शीत ऋतु में इसके प्रसार का खतरा चरम सीमा पर होता है। तो ये भी विकल्प आपका सही होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि 24 पेन खरीदने पर अतुल को 6 पेन मुफ्त मिलते हैं। ज्ञात कीजिए कि अतुल को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। आप ऐसे समझें कि 24 पेन अगर वो खरीदता है तो उसको 6 पेन मुफ्त मिल जाते हैं। तो टोटल उसको पेन कितना मिला? टोटल पेन मिला 30, और 30 पर उसको मुफ्त मतलब 6 पेन लेकर आया है तो उसका 6 मुफ्त लेकर आया। यही हमसे पूछा परसेंट में कितना परसेंट उसको छूट मिला। तो आप इससे काटेंगे, ये हो जाएगा 5, और 5 से आप 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 20%। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 2400 रुपए की एक राशि। देखिए यहाँ पर जो मूलधन दिया गया वो 2400 रुपए दिया गया और वो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाता है? तो 3600 रुपए हो जाता है। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पी दिया गया वो 2400 रुपए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम दिया गया वो 8 वर्ष दिया गया है, 8 वर्ष दिया गया है। और यहाँ पर जो उसका अमाउंट दिया गया वो दोस्तों कितना दिया गया? 3600 रुपए दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे तो 3600 माइनस 2400 करेंगे तो आपका ये 1200 रुपये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? ब्याज निकल कर आ जाएगा। अब ये 1200 रुपये जो ब्याज निकल कर आया कितने वर्ष का आया? ये 8 वर्ष का निकल कर आया है। हमसे पूछा 6 वर्ष का ब्याज, तो 6 का आप इसमें इंटू कर देंगे। 4 से काटेंगे ये 2 बार हो जाएगा, 4 से काटेंगे दोस्तों 3 बार, अर्थात ऊपर 300 हो जाएगा। 2 से आप इसे काटेंगे ये आपका कितना हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। 300 का 3 में गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो बता सकते हैं कलमकारी चित्रकला के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताइए फटाफट इसका क्या हो जाएगा। पहला विकल्प दिया गया कि दक्षिण भारत में सूत्री वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। अब देखिए इसके बारे में एक चीज और हम बताएं कि ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश को इंगित करता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश को इंगित करता है। और ये दक्षिण भारत में सूत्री वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहता है। पूछा जाता है कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। याद रखेंगे, इसमें एक तो थे आपके भगत सिंह, ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे इसमें आपके बटुकेश्वर दत्त। रीजन क्या था कि केंद्रीय विधानसभा में एक मीटिंग चल रही थी ट्रेड यूनियन बिल को लेकर या ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर या सेफ्टी बिल को लेकर एक मीटिंग हो रही थी। उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर विधानसभा में गए और उन्होंने कुछ पर्चों के साथ यहाँ पर बम्बों को फेंका और अपनी आवाज को सुनाने के लिए उन्होंने ये कथन कहा था। तो आप बता सकते कौन कौन थे? 1 और 4, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और कुछ समय बाद इन लोगों को फांसी भी दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अव्यकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अव्यकथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की। ये तो बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। तो पहला अभिकथन सही होगा। दूसरा वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये जो दूसरा विकल्प दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेतन की तो कोई बात ही नहीं की गई अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के बारे में।
तो सही जवाब होगा केवल कथन पहला, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब की बात करें तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि ए कथन सत्य है, आर कथन गलत है। आगे बढ़ेंगे, संगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संगोल के बारे में पिछले जब से नया संसद भवन बना है तब से चर्चा में रहा है, तो आप बता सकते हैं कि संगोल क्या है। पहला विकल्प कि इसका उपयोग चोल शासक के दौरान एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण के समय दिया जाता था, तो पहला विकल्प सही है, याद रखेंगे संगोल के बारे में। दूसरा है गुप्त एवं विजयनगर साम्राज्य में भी संगोल का प्रयोग किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार संगोल के बारे में जो दो कथन दिए गए दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और एक और दो दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि भारत में साक्षरता की गणना के लिए 14 वर्ष से ऊपर के आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो जब भी दोस्तों बात करेंगे साक्षरता की गणना की, यहाँ पर 14 वर्ष की जगह जो आयु ली जाती है वो 7 वर्ष ली जाती है। दूसरा कि भारत के साक्षरता दर के पिछले दशक में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। ये जो दूसरा दिया गया है कि भारत में जो साक्षरता दर में जो वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, वो आपको बताना है। यहाँ दिया गया कि नीचे दी गई कूट की मदद से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला तो विकल्प आपका गलत हो गया, दूसरा विकल्प आपका सही होगा, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है और ये लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जैसे हम बात करते हैं पिछला जो दशक हुआ था वो 2001 था, और 2001 की जो भारत की साक्षरता दर थी वो 64.84% थी। अब वहीं अगर बात करें 2011 की जनगणना की, यहाँ पर जो साक्षरता दर निकल कर आया वो 73.0% होगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषाओं को समर्पित पोर्टल है। ठीक है, तो ये समझेंगे कि ये मंत्रालय किसके अधीन है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और भारतीय भाषाओं को समर्पित पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम आपको बताना है। तो उस पोर्टल के बारे में आपको बताना है, उसका नाम हो जाएगा भारतवाणी, विकल्प नंबर डी। ठीक है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा भारतवाणी। अब यहाँ पर एक दिया गया पढ़े भारत बढ़े भारत, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये विद्यार्थियों को पढ़ने एवं लिखने में सुधार करने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप वाला एक पोर्टल है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया एक शाला सिद्धि, इस पोर्टल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये पोर्टल क्या कार्य करता है, तो पठन पाठन उपलब्ध हो तो केंद्रीय विद्यालय के मूल्यांकन को प्रमाणित करता है। हमसे पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं का, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई कंपनियों में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा गया महारत्न कंपनी नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं होगी। यहाँ पर दिया गया भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, और अगला है भारतीय फिल्म विकास निगम। यहाँ पर जो पहला दिया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आपका महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम ये भी महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी है। राष्ट्रीय फिल्म निगम ये आपकी महारत्न कंपनी नहीं है। ये कौन सी कंपनी है, याद रखेंगे ये मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, कौन सी, याद रख सकते हैं ये मिनी रत्न कंपनी है, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि किसी सार्वजनिक मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। दूसरा, इस प्रकार के परामर्श पर अपना मत देना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होगा। अब सबसे पहले तो बात करें, यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना, ये आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा 143 यानी 143 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। अब किसी सार्वजनिक मामले पर ही प्रश्न उठे तब ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो पहला विकल्प दिया गया वो आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कि इस प्रकार के परामर्श पर अपना मत देना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकार भी कर सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि एक तरफ राज्य दिए गए और दूसरी तरफ विधानसभा की सीटें दी गई है। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। बात करें सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 175 दी गई है। असम की बात की जाए तो आसाम में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 126 दी गई है। गुजरात में बात की जाए तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182, और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 दी गई है। अब वहीं आपसे देखिए कुछ सीटें और पूछी जा सकती है, जैसे यूपी में विधानसभा की सीटें, ठीक है, किसकी, आप याद रख सकते हैं विधानसभा की सीटें यूपी में आपसे पूछ सकता है। यूपी में आपसे लोकसभा की सीटें पूछ सकता है। यूपी में आपसे राज्यसभा की सीटें पूछ सकता है। यूपी में आपसे विधान परिषद की सीटें पूछ सकता है, विधान परिषद। तो
इन सभी सीटों को भी आप तैयार रखें। जैसे विधान परिषद की सीटें आपकी यूपी में 100 है, राज्यसभा की सीटें आपकी 31 हैं, लोकसभा की सीटें आपकी 80 और विधानसभा की सीटें आपकी 403। तो ये सभी सीटें आपको तैयार रखनी होंगी क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न आपका देखिए बायोलॉजी का, कि कृषि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ विज्ञान की शाखाएं दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे विटीकल्चर की बात की जाए, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो विटीकल्चर का जो अध्ययन किया जाता है वो अंगूर के लिए, तो बिल्कुल सही दिया गया। ऑरेलिकल्चर की बात की जाए तो व्यापारिक समुद्री जीवों का, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। सिल्वीकल्चर की बात की जाए तो सिल्वीकल्चर में वनों का संरक्षण होता है, तो ये भी विकल्प आपका सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हॉर्टिकल्चर दिया गया है, हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर दिया गया है फल एवं सब्जी उत्पादन। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फल एवं सब्जी उत्पादन, बिल्कुल सही दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए व्यापारिक समुद्री जीवों का उत्पादन, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी वाला, क्योंकि ये विकल्प नंबर डी दिया गया, ये तो सही दिया गया, तो विकल्प नंबर बी गलत होना चाहिए फिर। अब इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ना किसका अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है, ऑरेलिकल्चर में जो जमीन की व्यापारिक जो कृषि होती है, जो सब्जियां होती हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो विकल्प नंबर बी गलत है, बाकी ए, सी और डी तीनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन पढ़ेंगे कि भारत का गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो ये जो आपका अभिकथन दिया गया बिल्कुल सही है कि भारत का जो गुजरात राज्य है ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो पहला सही है। दूसरा है गुजरात में कपास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कपास से जब ही होगा जब उसके अनुकूल जलवायु पाई जाएगी। तो इसी प्रकार सही जवाब होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसी क्रम में बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न करा कि एक कूट भाषा में, समझेंगे, एक कूट भाषा में जेनुअन को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ये जो वर्ड दिए गए इनको इस वर्डों में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको बताना कि उसी भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो GENUINE को इस तरीके से लिखा गया है, तो इसमें क्या किया गया है, देखिए ये आता है 7 पे, ठीक है, ये किस पे आता है, ये आता है आपका 7 पे, और ये कितने पे आता है, ये आता है 8 पे, तो इसमें +1 हुआ है। इसी प्रकार ई कितने पर आता है, तो आप कहेंगे ये 5 पे आता है, और ये कितने पर आता है, 7 पे, तो इसमें 2 प्लस हुआ है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि GENUINE, और इनसे जो ये शब्द बना है H, यहाँ पर बना आपका G, यहाँ बना आपका Q, यहाँ बना आपका Y, और इसके आगे बना है आपका N, और इसके आगे बना है आपका T, और इसके आगे जो बना हुआ आपका L। अब देखिए 7 में +1 किया 8 हुआ, यहाँ पर +2 किया, यहाँ पर +3 किया, यहाँ पर +4 किया, +5, +6, +7, तो यही सीरीज आपको इसमें अप्लाई करनी है। P में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, याद रखेंगे हो जाएगा Q, A में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा C, उसके बाद +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा U, उसके बाद प्लस आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा I, उसके बाद S, उसके बाद कितना हो जाएगा S के बाद जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा Z, ठीक है, Z, और उसके बाद जब प्लस करेंगे तो ये फिर दोबारा से हो जाएगा Z। तो इस प्रकार ये आपका विकल्प होगा QCVI। देखिए QC, यहाँ पर देखिए Q, विकल्प नंबर बी पे देखिए QCUISZ, तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है राजशिका के 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। देखिए दिशा परीक्षण का प्रश्न है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने 4 दिशाएं बनाई। अब ये कह रहा है कि राजशिका के, ठीक है, किस दिशा में है, याद रखिए कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा होती है। यहाँ पर कौन होगा, राज होगा, ठीक है, शिका कहाँ होगी, तो शिका आपकी ऐसे मान के चले कि शिका आपकी यहाँ होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं ये शिका है, ठीक है, इस तरीके से समझे शिका है। आगे कह रहा है यदि अजय शिका के 50 मीटर, ये भी 50 मीटर पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि अजय शिका के 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर कौन है, अजय होगा, ठीक है, और ये भी कितने दूरी पर है, 50 मीटर पर। तो अजय राज के किस दिशा में है। अब देखिए इन दोनों का जो सीरीज बना वो इस तरीके से बना होगा, ये और ये यहाँ से हो गया ये, और इन दोनों का जो मिलन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन है, ये शिका है, ये आपका राज है, और ये आपका अजय है। यहाँ पर भी ये 50 मीटर की दूरी, और यहाँ पर भी आपकी 50 मीटर की दूरी। तो ये दिशा पूछी गई है कि ये दिशा कौन सी होगी। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो दिशा होगी आपकी वो कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हमसे पूछा। देखिए कि अजय
राज के किस दिशा में, तो राज ऊपर है, ये नीचे है, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है, बताइए। उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना को कहा गया है। तो ये जो घटना है दोस्तों इंपोर्टेंट है, इस घटना का नाम है मुंडा विद्रोह कहा जाता है इसको, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा मुंडा विद्रोह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। रीजन क्या था कि मुंडा जनजाति सामूहिक कृषि का प्रचलन करती है, जब उस समय के जो जमींदार और ठेकेदार थे उन्होंने इस कृषि को करने से मना कर दिया था कि आप इस तरीके की कृषि नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको हमने मुंडा विद्रोह का नाम दिया, क्योंकि इसका जो नेतृत्व किया था वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और ये क्षेत्र आपका छोटा नागपुर पठार के आसपास देखने को मिलेगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट के बारे में आपको बताना है। पहला है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। तो एनी बेसेंट के बारे में आपको 3 कथन दिए हैं बेसिकली, तीनों कथनों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद टिक करेंगे कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था या होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये कब की थी, तो आप याद रखेंगे, ये स्थापना की गई थी 1916 में। और कहां पर की गई थी, ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। इसकी स्थापना इन्होंने मद्रास में की थी। कहां पर की थी, तो याद रख लेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना इन्होंने मद्रास में की थी। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका रही थी। तो पहले तो ये समझे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती कब, इसकी स्थापना होती है 1875 में। ठीक है, 1875 में। और अमेरिका में इन्होंने इसका एक तरीके से मान चलिए इसके संस्थापक के रूप में यहाँ से जुड़ी रही। तो दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया कौन कौन से सही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आप बताइए क्या ये सही है। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कमेंट करके फटाफट बताइए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सोसाइटी के रूप में जुड़ी नहीं थी, ये बाद में इससे जुड़ी थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये बाद में इससे जुड़ी थी। ये जुड़ी थी आपकी 1889 के आसपास इस संगठन से जुड़ी थी, जबकि स्थापना 1875 में हुई थी। और ये पूछा जाता है तीसरे में कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि एक कांग्रेस का अधिवेशन होता कोलकाता में, वो अधिवेशन था 1917 का। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये अधिवेशन होता है कोलकाता में, और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा। विकल्प नंबर बी को टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, बताइए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बताते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर 4 विशेषता आपके सामने दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं होगा। ठीक है, पहला एकल कार्यपालिका, ये बिल्कुल होता है, किसकी बात हो रही है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है, यहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं होती। बाकी ये तीनों के तीनों इसके अधीन हो जाएंगे। आगे बात करेंगे लोक लेखा समिति के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति के बारे में एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में बिल्कुल एक एक प्रश्न समझेंगे, जितना भी हो सकता है उसको यहाँ पर कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, पहला विकल्प दे रहा है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे, लोक लेखा समिति में जो मेंबर होते हैं वो दोस्तों आपके 22 होते हैं। कितने, 30 नहीं होते, कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। और ये 22 मेंबर आपके 2 जगह से चुने जाते हैं, एक जगह से 15 मेंबर और दूसरी जगह से 7 मेंबर। 15 मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये दोस्तों आपके लोकसभा से, और 7 मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं, तो आप याद रखें दोस्तों, ये राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा और पहला तो गलत था ही। तीसरा कि इसका मुख्य कार्य नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। जो तीसरा दिया गया ये बिल्कुल आपका सही दिया गया, केवल तीसरा आपका सही होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोक लेखा समिति का जो गठन था वो किस अधिनियम के तहत हुआ। तो जब भी आपसे एक्ट पूछा जाए लोक लेखा समिति के गठन का, तो वो था 1990 वाला एक्ट, 1919 का एक्ट। और इसका जब गठन हुआ था
या पहली बार इसका जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखने। लोक लेखा समिति में कुल मेंबर 22, लोकसभा से कितने, तो 15 मेंबर, राज्यसभा से 7 मेंबर। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से गठन हुआ पहली बार, 1919, गठन कब हुआ, 1921। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 होगा। केवल इसमें पूछा कितने सही हैं, तो केवल पहला एक सही है केवल। ठीक है, कोई भी सही हो सकता है, इसे पूछा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन से देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरेमऊ शक्ति का आयोजन किया जाता है। ये हरेमऊ जो शक्ति अभ्यास है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये कौन कौन से देशों के बीच हर वर्ष होता है, याद रखें दोस्तों। ये भारत के साथ मलेशिया के सहयोग के साथ होता है। तो एक तरफ भारत की सेना होती है, दूसरी तरफ मलेशिया की सेना, और इन दोनों देशों के बीच होता है। इसका उद्देश्य होता है भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच सहयोग को बढ़ाना। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखना, हरेमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला एक योद्धा अभ्यास है। अगला, किस दशक में जनघनत्व में वृद्धि दर ऋणात्मक रही। ये जनगणना का प्रश्न है। ऐसा कौन सा दशक था जिसमें हमने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जितनी भी जनगणना हुई है अभी तक, उनमें एक ही दर्ज था जिसका नाम था 1911 या 1921 की जनगणना। ये वाली जनगणना ऐसी थी जिसमें जनघनत्व में आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वो भी ऋणात्मक कितनी थी, 1.2। ठीक है, 1.2% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अगर वही बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि कब दर्ज की गई थी, सर्वाधिक वृद्धि कौन सी जनगणना में दर्ज की गई थी, तो वो जनगणना थी आपकी दोस्तों 1961 वाली। 1961 से 1971 वाली जनगणना। और इसमें जो दोस्तों वृद्धि दर्ज की गई थी वो दर्ज की गई थी 24.6% की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ देश दिए गए, दूसरी तरफ राजधानियां। अब जैसे यहाँ दिया गया योगाना, योगाना की जब भी आपसे राजधानी पूछी जाए तो आप याद रखेंगे जॉर्ज टाउन को टिक करेंगे। योगाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। दूसरा है सूरीनाम, तो सूरीनाम की जो राजधानी दी गई है वो पाराबे नेम दिया गया, क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे, पारामरिबो। आगे दिया वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखेंगे इसकी राजधानी हो जाएगी वेनेजुएला की कैराकस। और आगे दिया बोलीविया, तो बोलीविया का आपको पता ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लापाज। तो इसी प्रकार आप इसको सम्मिलित करेंगे, सही विकल्प आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले का चौथा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है। पहला कि चिता भस्मी होलिका महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष प्रयागराज में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जो चिता भस्मी जो होली खेली जाती है, ठीक है, जैसे आपने कई बार गाना सुना होगा, होली खेले मसाने में, तो मसाना का अर्थ होता है एक तरीके से शमशान। चिता भस्मी, तो ये प्रयागराज में नहीं होता, ये काशी अर्थात तो वाराणसी में खेला जाता है। ठीक है, ये बहुत फेमस होली है वाराणसी की। ठीक है, तो वाराणसी में खेला जाता है। कंपिल उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष फर्रुखाबाद में किया जाता है, तो कंपिल उत्सव तो आपका फर्रुखाबाद में होता है। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे विकल्प नंबर पहला हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी एक चीज और पूछी जाती है कि ये वाराणसी में खेली जाती है, तो वो घाट का क्या नाम है, जिस घाट पर ये खेली जाती है, तो उस घाट का नाम है मडकड़कम घाट। ठीक है, कौन सा घाट है, मडकड़कम घाट। ये घाट फेमस है, यहाँ पर ये होली प्रतिवर्ष खेली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ क्या मेले दिए गए, दूसरी तरफ जिले दिए गए। जैसे सोरो मेले की बात की जाए, तो जो सोरो मेला लगता है प्रतिवर्ष कासगंज में लगता है, इसको आप कासगंज वाले से टिक कर देंगे। तिगरी मेले की बात की जाए, इंपोर्टेंट है, तिगरी मेला आपका अमरोहा में लगता है। ठीक है, कुंभ मेला सबको पता है प्रयागराज में लगेगा 2025 में। आगे दिया गया देवी पाटन मेला, तो ये बलरामपुर में लगता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मेला भी आपका कुंभ मेला है। इसका सही जवाब आप टिक कर देंगे इसका सुमेलित करके। तो पहले का दूसरा दिया गया, पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ष में यदि 15 मार्च को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष में 15 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताइए। कैलेंडर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 15 मार्च को दिन निकल के आता है शुक्रवार, और पूछा जाता है कि तो उसी वर्ष में 15 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो एक चीज आप कि 15 मार्च से लेकर 15 दिसंबर तक जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो जैसे मार्च में आपके कितने दिन निकल कर आएंगे, तो याद रखेंगे मार्च में जो विषम दिन निकल के आएंगे वो आपके बचे हुए दिन 16 हो जाएंगे, क्योंकि 31। तो उसके बाद हर महीने में विषम दिनों की संख्या काउंट करें। ठीक, मार्च के बाद अप्रैल में 2 विषम दिन निकल के आएंगे, क्योंकि हर महीने के काउंट करेंगे उसमें 7 का भाग लगाते चलेंगे। इस प्रकार आप जैसे अगले मार्च के बाद उसके बाद 3 आ जाएगा विषम दिन। ठीक है, अगले महीने में
उसके बाद फिर आपका 2 हो जाएगा। तो टोटल आप 15 मार्च से लेकर 15 दिसंबर तक के निकालेंगे, क्योंकि मार्च में 15 दिया तो 15 की जगह शेष दिन जो बचे हुए दिन होते हैं उनके 16 हो जाएगा, और दिसंबर में 15 दिसंबर दिया तो इसको 15 लिख लेंगे। उसके बीच जो महीने हैं उनके विषम दिन निकालेंगे। जैसे मान के चलें अप्रैल आता है, तो अप्रैल में आप दिनों की संख्या देखें और उसमें 7 का भाग लगा दें, जो बचे हुए दिन होंगे वो विषम दिन होते हैं। इस प्रकार आप टोटल काउंट करेंगे, तो टोटल काउंट करने के बाद आपके निकल के आएंगे 51, और 51 में जब आप दोबारा से 7 का भाग लगाएंगे तो इसमें जो विषम दिन निकलेंगे वो निकलेंगे केवल 2। अब 2 विषम दिन निकले, इस करते होगा कि जो शुक्रवार दिन आ रहा है इसमें आपको क्या करना है, +2 करना होगा, और जब शुक्रवार में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा रविवार। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी घड़ी में 12:45 देखिए, किसी घड़ी में 12:45 से 1:30 तक समय बदलने में मिनट की सुई कितने अंश घूम जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक घड़ी आप इस तरीके से समझे, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम मानते हैं हमारा 12 का चिन्ह है, ये हमारा और ये हमारा, इस तरीके से आप समझे घड़ी बन रही है, ठीक है। हमारी घड़ी इस तरीके से कुछ होती है, आप समझे, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमने बड़ी बड़ी लाइनें खींची हैं ये आपकी 12 को इंगित करेगी, ये 3 को, 6 को और ये 9 को। हमसे पूछा है कि 12:45 से, तो पहले आपको क्या करना है, 12:45 पर आपको घड़ी बनानी है, ठीक है। अब जैसे मान के चले 12:45 होगा, तो एक सुई तो आपकी 12 के आसपास होगी और एक सुई आपकी यहाँ पर होगी, और ये कह रहा है कि यहाँ से घुमाकर 1:30 तक जाया जाता है, ठीक है। 1:30 तक, तो हम इस वाली घड़ी में हम समझ सकते हैं कि 1:30 कैसे बजेगा, ठीक है। तो देखिए एक ये हो गया और 30 एक, तो ये जो एक सुई यहाँ होगी और एक सुई यहाँ होगी, तो एक यहाँ होगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। इतना घुमाना, पूरा कितने अंश घूमेगी, तो देखिए बोला गया कि मिनट की सुई, केवल मिनट की सुई। तो देखिए अभी मिनट की सुई यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 90 डिग्री का 90 डिग्री ये घूमे, ठीक। और यहाँ से फिर आपको यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। कितना, 180 और घूमे, तो आप यहाँ लिखेंगे 90 और +180, इसको आप ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 270 डिग्री ये घूमेगी। अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं, बताइए तीनों चीजें क्या है। नागर क्या है, बेसर क्या है और द्रविड़ क्या है। याद रखेंगे दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपकी मंदिर वास्तुकला की 3 अलग अलग शैलियां हैं, ठीक है। बात करें सबसे पहले नागर शैली की, तो नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच के जितने भी मंदिर हैं नागर शैली में देखने को मिलेंगे। द्रविड़ शैली की बात करते हैं दोस्तों, द्रविड़ शैली का विकास कृष्णा नदी के क्षेत्र से लेकर और कन्याकुमारी के बीच में जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे द्रविड़ शैली के बने हुए होंगे। वहीं बेसर शैली की बात करें तो दोस्तों कृष्णा नदी से ऊपर और विंध्याचल पर्वत से नीचे इसके बीच के जो भी मंदिर होंगे वो इस शैली में देखने को मिलेंगे, जो दोनों शैलियों का मिश्रित रूप होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थलपपोली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो बताएंगे थलपपोली महोत्सव। विकल्प केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दिया गया है। सही जवाब होगा ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है, तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये है क्या, ठीक है, तो प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछा जाता है एनसीएलटी क्या है। अब यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए। पहला कि यह एक अर्ध न्यायिक अधिकरण है जिसे कंपनी अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सिविल प्रकृति के कॉर्पोरेट विवादों के निपटान के लिए निगमित किया गया है, ठीक है। दूसरा है कि यह कॉर्पोरेट कानून से संबंधित मामलों पर नियंत्रण लेता है जिसमें कंपनियां और उनके हितधारकों के बीच विवाद, दिवाला और दिवालियापन के मामले को शामिल करता है। तो इन दोनों को आप पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों में जो सही विकल्प होगा वो आपके सामने दिया गया है। बताइए कौन कौन सा सही विकल्प होगा। तो पहला विकल्प भी सही होगा और दूसरा विकल्प भी सही हो जाएगा। बात करें इसके अधिनियम को लेकर, ये जो आपका एक तरीके से जो अधिनियम है आपका ये वाला, या फिर आप ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो अधिनियम है ये कब आया, क्योंकि इसकी डेट पूछी जाती है। तो ये अधिनियम आपका 2013 में आया और इस अधिनियम के तहत इसका जो गठन किया गया था, ठीक है, गठन की डेट पूछी जाती है, ये 2016 में इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो 2 कथन दिए गए दोनों का दोनों सही कथन दिए गए हैं। एक और प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है कौन से राज्य में पाया जाता है अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला कि यह आसाम के गुवाहाटी शहर के पूर्वी किनारे पर स्थित है।
कि आसाम के गुवाहाटी जो शहर है उसके पूर्वी किनारे पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है। याद रखें कभी कभी पूर्वी की जगह पश्चिमी किनारा हो जाता है, कभी कभी उत्तरी किनारा हो जाता है, याद रखेंगे पूर्वी किनारे पर ही स्थित है। दूसरा क्या है, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में मेघालय की पहाड़ियों तक जंगलों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये जो दूसरा दिया गया ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तर में कहां से, याद रखेंगे उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में मेघालय के पहाड़ी जंगलों तक विस्तृत है। तीसरा, इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है। तो अब आप बताइए इनमें कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, क्योंकि ये दिया उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से मेघालय की पहाड़ियों तक विस्तृत होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा कह रहा कि इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रभुत्व, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसलिए तीनों के तीनों कथन सही होने चाहिए। विकल्प की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। अगला पेट कॉक के बारे में बताना है। ठीक है, बताइए पेट कॉक क्या है। बताइए, पेट कॉक के बारे में आपसे पूछा गया है। कह रहा कि यह तेल शोधन प्रक्रिया से एक कार्बनिक युक्त उत्पादन है, तो बिल्कुल सही दिया गया पेट कॉक के बारे में। दूसरा, ईंधन के साथ साथ इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरियों के लिए भी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न नंबर 63 है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। अब आप बता सकते हैं कि एमपीआई में किस किस को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्यतः देखिए 12 एजेंडे को शामिल किया जाता है, या पर ऐसे समझे कि 12 एसडीजीओ को शामिल किया जाता है। इसमें देखिए एक आपका होता है पोषण, पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पर आपके सामने देखिए बाल एवं किशोर मृत्यु दर, तो इसको शामिल किया जाता है। अगला दिया गया बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, तो जो बच्चों की जो स्कूल में उपस्थिति दी गई है वो आप देख सकते हैं। देखिए और भी यहाँ पर देखें कि इसको भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता। खान पाने का ईंधन, ये बिल्कुल सही है। पेयजल, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा 1 3 4, 1 3 4 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में। याद रखें बच्चों की स्कूल में उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी चीजों के इसमें, जैसे स्वच्छता एक शब्द आता है, स्वच्छता को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, स्वच्छता हुआ, आपका पोषण हुआ, ठीक है, पेयजल हुआ, इन सबको, आवास हुआ, आवास को भी इसमें शामिल किया जाता है। आवास हुआ, संपत्ति हुआ, संपत्ति को इसमें शामिल किया जाता है। बैंक खाते को इसमें शामिल किया जाता है, बैंक खाते। तो इन सभी बिंदुओं को टोटल ऐसे 12 पॉइंट होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जीका वायरस, बताइए जीका वायरस के बारे में। पहले तो समझें कि जीका वायरस एक प्रकार का फ्लेविया वायरस है, या इसको कह सकते हैं आरएनए वायरस है। ठीक है, और ये मच्छरों से आमतौर पर फैलता है। तो पहला कह रहा है कि यह वायरस संक्रमित मुर्गियों से मनुष्यों में फैलता है, तो पहला ही आपको दिख रहा होगा कि ये गलत हो गया। ठीक है, पहला ही क्या हो गया भाई, ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, क्योंकि ये आपको दिया गया मुर्गियों से फैलता है, जबकि मैंने अभी आपको बताया था ये मच्छरों से फैलता है। किससे, तो मच्छरों के माध्यम से फैलता है जीका वायरस। दूसरा कि इसे सर्वप्रथम वर्ष 1947 में रीसस बंदर में पहचाना गया था। और रीसस बंदर कहाँ पर, याद रखें दोस्तों, ये युगांडा, युगांडा शहर है ना, युगांडा देश अफ्रीका महाद्वीप में, वहां पर ये सबसे पहले पाया गया था। इसीलिए विकल्प नंबर 2 केवल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नूर 3 उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नूर 3 एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है, उपग्रह, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि नूर 3 कौन से देश का है। ये कह रहा है कि यह पाकिस्तान द्वारा विकसित एक इमर्जिंग उपग्रह है। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि नूर 3 पाकिस्तान का नहीं है, ये किसका है, तो याद रखिए ईरान का है। ठीक है, किसका, ये नूर 3, ये ईरान का एक उपग्रह है। दूसरा कि इस उपग्रह को पृथ्वी की सतह में 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि 450 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। तो सही जवाब होगा केवल ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अव्यय कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक द्वीप के बारे में कहा गया कि कच्चा थीवू द्वीप स्थानीय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तो कच्चा द्वीप है, ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में अवस्थित है, और ये एक तरीके से निर्जन द्वीप है, यानी यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता। इसका रीजन ये है कि इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास ज्वालामुखी के फटने से हुआ, और इस द्वीप पर पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, या कह सकते पेयजल उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ये रहने के कारण नहीं है। कह रहा इस द्वीप पर पेयजल का कोई स्रोत नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा फिर ये आर्य की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोल्ड मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कोल्ड मून क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है तो सामान्यतः किसी वर्ष के अंतिम पूर्ण चंद्रमा को कोल्ड मून कहा जाता है। तो आप याद रखें एक तरीके से कोल्ड मून एक खगोलीय घटना है,
किसी सामान्य वर्ष के अंतिम पूर्ण चंद्रमा को कोल्ड मून कहा जाता है, तो पहला विकल्प आपका सही है। दूसरा, इसमें चंद्रमा के लगभग 90% भाग को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि कोल्ड मून में आपको बता दें कि इसमें लगभग 99 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 99.5% भाग को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केवल केवल, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए तरंगों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला कि एस तरंगों की गति प्रकाश के समान अनुदैर्ध्य तरंग है। याद है, एस तरंगों की गति प्रकाश के तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, बल्कि कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगों के समान है। ठीक है, अनुदैर्ध्य की जगह क्या होना चाहिए? अनुप्रस्थ होना चाहिए। ये पॉइंट अनुप्रस्थ होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पी तरंगों की तीव्रता अन्य तरंगों में सबसे अधिक होती है। याद रखेंगे कि जो पी तरंगें होती हैं दोस्तों, इनकी जो तीव्रता होती है वो अन्य तरंगों से कम होती है। क्या होती है? तरंगता कम होती है। अधिक की जगह क्या कर दोगे? कम हो जाएगा। हाँ, एक प्रश्न याद रख सकते, पी तरंगों की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तीव्रता की जगह गति अगर पूछा जाता तो आपका सही होता, इसीलिए दोनों विकल्प आपके गलत हो रहे होंगे, दोनों विकल्प गलत। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्षेत्र, पर्वत और पर्वत के प्रकार। कितना अच्छा प्रश्न है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया अफ्रीका, क्षेत्र अफ्रीका, और अफ्रीका का पर्वत यहाँ पर दिया गया किलिमंजारो, और ये कह रहा है वलित पर्वत। याद रखेंगे ये वलित पर्वत नहीं है किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। कौन सा? याद रखेंगे, ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो जब भी पूछा जाए किलिमंजारो कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। कैसा पर्वत है? तो याद रखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। दूसरा है एलबुर्ज। एलबुर्ज के बारे में पूछा गया है। तो एलबुर्ज एक वलित पर्वत है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। और ये कहाँ पर है? ईरान में, तो ये भी सही है, यानी पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा दिया कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कौन सा है? शेरा नेवादा, और ये कह रहा है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला भारत। भारत में कौन सा? विंध्याचल, और ये कह रहा है ज्वालामुखी पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये विंध्याचल कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट। एक अवशिष्ट पर्वत ये है, और एक आपका अरावली भी है। अरावली ये भी आपका भारत के राजस्थान राज्य में है। तो इसी प्रकार हमसे पूछा है कि कितनी पंक्ति सही है। याद रखें दोस्तों, केवल केवल 2 पंक्ति सही है, 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल 2 पंक्ति सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से कोई कथन दूसरे को काट रखा गया है। अब एक कथन कहता है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ, क्योंकि जब लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, और इसमें जितने भी जीवाश्म होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्या? याद रखेंगे, इनमें अभाव पाया जाता है, तो पहला कथन गलत। आग्नेय चट्टानों में धातु खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो केवल केवल आर आपका सही होगा, यानी ए कथन गलत हो जाएगा, आर सही होगा। तो विकल्प नंबर डी को आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है। याद रखेंगे, जब भी राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता की बात की जाए दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। एक तरफ आर्टिकल, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषयों को शामिल किया गया। जैसे आर्टिकल कह रहा है 155 राज्यपाल की नियुक्ति, तो आर्टिकल 155 में क्या दिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरा दे रहा पर आर्टिकल 159 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ये दोस्तों दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो 159 में नहीं दी गई है, ये दी गई है 161 में। किसमें दी गई है? आर्टिकल 161 में। आगे दिया गया अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि केंद्र में आर्टिकल 76 के अधीन होता है महान्यायवादी, यहाँ पर महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 213 राज्य का राज्यपाल का अध्यादेश, बिल्कुल सही है। और केंद्र की बात करें तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। तो इस तरीके से आप इसको सिमिलर करके याद रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम केवल 72 प्रश्नों को कवर करेंगे, बचे हुए 68 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ना के बराबर फीस ली जा रही है आप लोगों से। आप एक बार जुड़ेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो 9058961128 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे आरो टेस्ट सीरीज लिखकर, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जो भी फी वगैरह हुई आपको बता दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।